अब देखो बेटा एक बात समझो, जो हार्ट हमारा काम करता है वो किस तरह करता है, पंपिंग ऑर्गन किस तरह काम करता है। पंपिंग ऑर्गन का मतलब होता है कि जो हार्ट के द्वारा एक प्रेशर लगता है ब्लड में, जब हम बोलते हैं 120 कितना होता है, मैंने आपको बताया था सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन वाला आर्टरी वाला प्रेशर कितना होता है 120, और जो वेन्स वाला होता है वो कितना होता है 80। तो जो हार्ट काम करता है वो कैसे करता है, पंपिंग ऑर्गन की तरह। पंपिंग ऑर्गन का मतलब होता है कि ब्लड को पंप करता है हमारे हर एक कोने तक, यानी कि हमारे हर एक सेल तक करता है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखो, इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम कर सकते हैं हार्ट बीट कर सकते हैं। अगर बीटिंग की बात करें तो इसमें दो फेज होते हैं, कितने होते हैं, दो। एक होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन फेज, क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज, कॉन्ट्रैक्शन फेज, और ये कौन सा होता है, रिलैक्सेशन। ये होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार क्या करता है, रिलैक्स करता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमेशा वो हार्ट की कौन सी स्टेज होती है, एम्पिटिंग स्टेज। कौन सी होती है, जिसमें हार्ट क्या होता है, खाली होता है। और जब वो रिलैक्स करता है तो कौन सी स्टेज होती है, फीलिंग स्टेज। एक और बताओ, मैंने आपसे कहा था अगर मान लीजिए ये हार्ट है, ये राइट एट्रियम है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब एक बात समझो, मैंने आपसे कहा था अगर बेटा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन, तो ये क्या है, लंग्स है, और ये क्या है, सेल है, सही है, ये सब चीजें। अब देखो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो क्या होता है, देखो अगर कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये वाला ब्लड होगा वो कहां जाएगा, सेल के लिए जाएगा, और इधर वाला ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के लिए। ये कब होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। और ये तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो ये वाला ब्लड कहां आएगा, इधर, और ये वाला ब्लड आएगा इधर। ये समझ में आया आपको। जब ये रिलैक्स करता है, क्या करता है, रिलैक्स, तो ये वाला लंग्स वाला जो ब्लड होता है वो कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम में, और बेटा जो सेल वाला ब्लड होता है वो कहां आता है, राइट एट्रियम में। क्लियर है। तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन करता है हार्ट, एक बार क्या करता है, रिलैक्सेशन। एक बात और कहूं, कभी भी एक बात ध्यान रखना, चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते, ना एक साथ क्या करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं। इनका एक टाइम पीरियड होता है कि कौन से टाइम में कौन सा चैम्बर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है या फिर रिलैक्सेशन कर रहा है। क्योंकि एक बार बताओ बेटा, अगर हम एक ही सोचो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप कार्डियक साइकिल का टाइम निकालो तो कैसे निकालोगे, आप लोग बताओ, ऐसे निकालोगे 1/60 भाई 72, एक मिनट में कितनी बार होता है, 72 बार, और 60 मिनट तो 72/60, नहीं निकाल पाओगे आप, ये 60/72 होगा, नहीं, और इसे काटो तो 0.8 सेकंड आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा 1 सेकंड तो 0.8 सेकंड, एक बार कॉन्ट्रैक्शन करने का टाइम कितना है, 0.8 सेकंड, सही है। अगर तुम वैसे लगाओगे तो बेटा एक बार बताओ, एक मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, 72 बार, कितनी बार कर रहा है, पता है आपको। तो हम लोग कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड भी निकालेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैम्बर कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्शन करता है, कौन सा चैम्बर कितने टाइम में रिलैक्सेशन करता है। पहले हम लोग ये समझते हैं, तो अगर एक बार बताओ, ये बात में बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन फेज को और क्या नाम से बोलते हैं पता है आपको, इसको एक्शन फेज। कौन सा फेज, एक्शन फेज। मैं सारे नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है, एक बार इससे आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद और किससे बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन बोलते हैं। और बताओ क्या बोलते हैं बेटा, इसके बाद और कौन सा, एम्पिटिंग फेज, कौन सा फेज होता है, इतने नाम समझ गए हम लोग। क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, एम्पिटिंग फेज, कॉन्ट्रैक्शन फेज, और इसको सिस्टोलिक फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। तो बेटा आपको इतने क्लियर हो गया। अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन बोल रहा हूँ तब भी कई बार बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ एक्शन फेज, क्या बोल रहा हूँ, एक्शन, क्योंकि एक्शन कहाँ होता है, अरे भाई मैं कह रहा था मात्र कौन 60 का 0.8 के साथ आएगा, 60 में मतलब आएगा, मेरी बात में मतलब, ठीक है बेटा। इसके बाद एक्शन फेज के बाद क्या बोलते हैं, नेक्स्ट कंट्रोल है। इसके बाद क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, और इसको इम्पिटिंग फेज बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक, ठीक है। इसके बाद अगर रिलैक्सेशन फेज की बात करें तो क्या बोलते हैं बेटा, एक तो तुम्हारा एक्शन का मतलब क्या हो गया, रिलैक्स फेज, कौन सा हो गया, रिलैक्स फेज, यानी कि रेस्टिंग फेज। इसके बाद बेटा और क्या बोल सकते हैं, पोलराइजेशन फेज, क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, और बेटा बोलते हैं इसको फिलिंग फेज,
क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। तो आंखों को एक क्लियर हुआ, पहले कॉन्ट्रैक्शन करता है एक बार हार्ट, एक बार क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है। कॉन्ट्रैक्शन फेज क्या क्या बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन फेज क्या क्या बोल सकते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन क्या बोलते हैं, वन बार हार्ट बीट। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ बेटा। तो आप लोग ये पहले लिख लो, फिर इसके बाद में कार्डियक साइकिल के बाद देखो ये मिटा दूं बेटा, नहीं है आपको दोस्ती होने वाले में हम आ गए। जब उसका फ्रेंड था उसका बैठा है, मैंने देखा है मीटिंग में। बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल, क्या पढ़ते हैं, जो कार्डियक साइकिल का ऑपरेशन होती है, जो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। और तो एक बार बताओ कि ये जो हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि बेटा ये अलग अलग टाइम पीरियड होता है। आपने अगर कभी आवाज सुनी होगी, साउंड सुनी होगी, तो कभी भी हार्ट की आवाज ऐसी नहीं आती, टिक टिक ऐसी नहीं आती, ऐसी आती है। हम बताओ बहुत लोग लोग लगाता है, मतलब ऐसे कर रहा है, ऐसे आती है, टिक 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 ऐसे आती है। आपने सुनी होगी, सुनी आपने नहीं सुनी है? लगातार नहीं। आप लोग कभी जाओ तो डॉक्टर के पास सुन लेना, मुझे कभी चलो तो एक समझते हैं, एक बात समझते। तो जो एक जो है बेटा बात समझो, जो एट्रियम और वेंट्रिकल का एक सीक्वेंस बनता है, क्या बनता है, सीक्वेंस। पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इसके बाद वो रिलैक्स कर रहा होगा, वो फिर वो रिलैक्स कर रहा होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होगा। तो इसी क्रम को क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो हार्ट का है इसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, एक बात मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ। मैं आपको पहले जो चारों चैम्बर का टाइम पीरियड लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो जो एट्रियम सिस्टम, यानी कि एट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। क्या लिखा मैंने, एट्रियम सिस्टम, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बेटा होता है 0.1 सेकंड। कितना होता है, 0.1 सेकंड। और बेटा जो एट्रियम डायस्टोल करता है, रिलैक्स करता है, तो उसका टाइम पीरियड होता है 0.7 सेकंड। कितना होता है, 0.7 सेकंड। और बेटा जो आपका वेंट्रिकल सिस्टोल करता है वो पता है कितना टाइम होता है, 0.5 सेकंड। और वेंट्रिकल डायस्टोल करता है वो कितना होता है, 0.3 सेकंड। एक बात समझो, मैं आपको ये ऐसे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपकी किताब में ऐसे लिखा हुआ नहीं, लेकिन
समझा रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन किसी तरीके से गलत नहीं होगा, कोई क्वेश्चन कैसे भी करें हम आंसर दे दोगे, ठीक है। अगर इसका हम टाइम पीरियड जोड़े बताओ कितना आ रहा है 0.71 यानी कि 0.8 और ये आया वो 0.8 कितना है 0.16 कितना है 1.6 आएगा ना। तो इसका टाइम आ रहा है वो 1.66 सेकंड आ रहा है। और बेटा एक और बताओ, जो मैंने आपको कार्डियक साइकिल का एक टाइम पीरियड बताया था वो कितना बताया था 0.8 सेकंड। इसका मतलब आप लोग क्या समझे, अगर हम अलग अलग एटीएम वेंटिलेटर का चैम्बर का टाइम निकालना है तो 1.6 सेकंड आ रहा है और वैसे कितना आता है 0.8 सेकंड। तो इसका मतलब क्या होगा, डबल सर्कुलेट का मतलब तो ये होता है हर में दोबारा चलता है, इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ है कि तुम्हारा एट्रियम और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ओवरलैपिंग करते होंगे टाइम पीरियड। समझे नहीं समझे। मान लिया एक को बताओ बेटा, अगर आपका मान लिया वेंट्रिकुलर क्या कर रहा है डायस्टोल कर रहा है, डायस्टोल का मतलब रिलैक्स हो रहा है, तो हो सकता है उस टाइम एट्रियम भी रिलैक्स कर रहा हो उसके साथ साथ, यानी कि दोनों चैम्बर एट्रियम और वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ओवरलैपिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बता दोगे। अगर आपको ये सब बातें बता दे तो मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको इसको सॉल्व करने का। ये 1.6 सेकंड आ रहा है टोटल टाइम पीरियड, बेटा क्या आ रहा है टोटल टाइम पीरियड की हम बात करें 1.6 तो ये कितना आ रहा है 1.6 सेकंड आ रहा है। और जो कार्डियक साइकिल का टाइम है वो करो ऐसे निकालोगे, देखो 1 अपॉन वो 72/60 और 60 का ऊपर चला जाएगा ऐसे आएगा 50 अपॉन 72 तो आएगा 0.8 सेकंड। समझे, मैथ कमजोर है थोड़ी इतनी समझ है। इसके बाद देखो बेटा, आप एक तरीका देखो, मैं आपको एक डायग्राम बनवा रहा हूं, डायग्राम नहीं मैं टाइम पीरियड को एटीएम वेंट्रिकल निकाल रहा हूं। ये ऊपर वाले में एटीएम, नीचे वाला क्या है वेंट्रिकल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एटीएम सिस्टोल लिखूं और यहाँ पे एटीएम क्या लिखूं डायस्टोल, ठीक है। और यहाँ पे बेटा वेंट्रिकल डायस्टोल और यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। अब एक बार बताओ, यहाँ से हम लोग सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बताओ एटीएम सिस्टोल का टाइम कितना है 0.1 सेकंड है, तो 0.1 सेकंड का मैं इतना ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। और जो एटीएम डायस्टोल का टाइम कितना है वो 0.7 सेकंड है, तो मैं 0.7 सेकंड का ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये समझे आपको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ध्यान समझना, ठीक है। अगर वेंट्रिकल डायस्टोल का टाइम कितना होता है बेटा 0.3, कितना है 0.3, तो आप लोग वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम 0.3 यहाँ मान लो, तो 5 है ना, आधे से लगो इधर, ये 0.3 सेकंड होगा और ये कितना होता है 0.5। ये आपको समझने में क्या दिखाया है। अब एक बार बताओ मुझे बेटा, एक चीज समझो, एटीएम सिस्टम हो गया, अब ये हम ऐसा करते हैं, इसका टाइम दे दो और 0.1 कितना है। अब एक बार समझो बेटा, एक बार समझाना क्या रहा हूँ, एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम दूं तो कितना आ रहा है बताओ, 8 ही तो आ रहा है, क्योंकि 7 और 1 8 5 और 3 8, तो ये पूरा टाइम पीरियड कितना है 0.8 सेकंड है। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान करो ना बेटा, ये इससे आप ऐसे कर सकते हो कि अगर एटीएम सिस्टम हो रहा होगा 0.1 सेकंड में, तो उस टाइम बताओ वेंट्रिकुलर क्या कर रहा होगा डायस्टोल हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहता है कि आपका ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम कितना होता है, क्या बोल रहा था ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब हुआ कि एटीएम और वेंट्रिकुलर दोनों साथ में रिलैक्स किस टाइम में हो रहे होते हैं। तो ध्यान समझो बेटा, एक बार बताओ 0.3 जल्दी निकाल लो, 0.3 जल्दी निकाल लो और 0.1 जल्दी निकाल लो, तो 0.1 और 0.3 कितना होगा 0.4 हो गया। तो जो ये वाला बीच वाला टाइम देखो, ये निकाल लो इधर वाला और ये निकाल लो इधर वाला, इस वाले टाइम में ये बताओ ध्यान देखो बेटा, इस वाले टाइम में क्या ये वाला जो एटीएम से डायस्टोल हो रहा होगा तो क्या बताओ वेंट्रिकुलर डायस्टोल नहीं हो रहा है इस वाले टाइम में, नहीं समझे, देखो फिर समझो, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है इस टाइम। अगर यहाँ से हम चले तो वेंट्रिकुलर क्या कर रहा है डायस्टोल कर रहा है, तो पहले तो 0.1 सेकंड तक एटीएम सिस्टम क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इसके बाद यहाँ के बाद बेटा ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर दोनों डायस्टोल नहीं हो रहे हैं, हाँ दोनों हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, इसके बाद वेंट्रिकुलर क्या कर रहा है सिस्टम हो रहा है और ये अभी भी डायस्टोल हो रहा है, ठीक है। तो जो ये वाला टाइम होता है ये वाला
ये कितना है 0.4 सेकंड नहीं हुआ, कितना हुआ 0.4 सेकंड, क्योंकि बेटा 0.1 निकालो 0.3 निकालो तो 0.4 निकल जाएगा, कितना बचेगा 0.4। तो ज्वाइंट एक्चुअल का टाइम आता है 0.4 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि 0.4 सेकंड में क्या होता है कि एट्रियम और वेंट्रिकुलर दोनों क्या कर रहे होंगे, डायस्टोल साथ साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 0.4 टाइम लग गया। और बेटा इसके बाद आप लोग ये भी बता दोगे, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आता है कि ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम बताओ, ठीक है, टाइम पीरियड बताओ। इसके बाद आप ये भी बता दोगे अगर एट्रियम डायस्टोल हो रहा है तो उस टाइम बताओ वेंट्रिकुलर क्या कर रहा होगा, पहले डायस्टोल हो रहा होगा उसके बाद क्या कर रहा होगा, तो आप क्या हर एक चैम्बर का टाइम पीरियड कर सकते हो कि कौन सा चैम्बर क्या कर रहा है, बताओ बता सकते हो, क्योंकि 0.1 सेकंड ही तो है इतना का। तो इस टाइम एट्रियम क्या करना है, वेंट्रिकुलर क्या करना है, इनका डायस्टोल कर सकते हैं, बता सकते हो ऐसे। तो आप लोग ऐसे करके ये लिख लो तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये बात समझे समझे आप लोग, पहले ये बताओ ये समझ गए। अगर मैं एक बात फिर समझा दूंगा तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये बात बेटा मैंने अलग से लिखवाई है अपनी तरफ से, किताब में लिखा हुआ नहीं है। वो टाइम पीरियड भी लिखे ना अलग अलग चैनल का, ठीक है। यहाँ पे इंजर्शन टाइम में लिखे नहीं है, नहीं क्या वेंट्रिकुलर सिस्टम, हाँ 0 क्या वो तो वैक्यूम का टाइम है 0.3। इसमें आपने डी पे दी। अरे जो ये उल्टा कर, ये उल्टा कर दिया। ये मैंने क्या करा दिखा दिया। वेंट्रिकुलर सिस्टम का टाइम 0.3 सेकंड होता है, ये 0.3 कर देना। सही है, क्योंकि सिस्टम का टाइम पीरियड हमेशा कम होता है कॉन्ट्रैक्शन का, लेकिन क्या होता है ज्यादा होता है। देखिए बेटा, ए लिखिए ना आप लोग बेटा, कुछ पॉइंट लिखो स्क्रीन एक का, देखना बेटा, इसके नीचे पॉइंट लिखना। देखो डिफरेंट स्टेप ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, देखो डिफरेंट स्टेप ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, डिफरेंट स्टेप of the contraction and relaxation of different chamber बेटा शांत रहो। different step of the contraction and relaxation of different chamber of the heart occurs in a definite sequence
occurs in a definite sequence known as cardiac cycle. Known as cardiac cycle. Occurs in a definite sequence known as cardiac cycle. बेटा कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट चैम्बर का डिफरेंट क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन का कैलकुलेट होता है और उसे क्या बोलते हैं कार्डियक साइकिल. एक डेफिनेट सीक्वेंस में होता है. कितना होता है डेफिनेट सीक्वेंस. ठीक है. साइकिल का मतलब ये होता है कि जो टाइप बीट इंप्रूव चलता हो. जैसे आप लोग आपकी भी तो एक साइकिल बनी हुई होगी. यहाँ कितना बजे सुबह उठते हो ऐसा होता है ना या कितने बजे उठ जाते हो. इसके बाद कितने टाइम खाना खाते हो कितने टाइम क्या करते हो सब. अच्छा मतलब जब जाओ तब जाओ है मम्मी बताते क्या बेटा. अब हम लोग ऐसे ये लिख लिया आपने ये लिख लिया तो ये कार्डियक साइकिल कैलकुलेट हो गया. चलो सही. अब हम लोग हेडिंग डालो बेटा. साउंड ऑफ द हार्ट. ब्लैक पेन से लिख लो तुम्हारा साउंड ऑफ द हार्ट. बात हम थोड़ी हेडिंग है जल्दी. बेटा साउंड ऑफ द हार्ट हेडिंग डाल दिया. अब देखो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आता है तो जो हार्ट का साउंड आता है वो कब आता है कैसे आता है. तो जो बॉल होते हैं बॉल जब वो क्लोज होते हैं क्या होते हैं क्लोज होते हैं तो हमेशा क्या आता है साउंड आती है. तो आप लोग फर्स्ट बार देखो प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस ऐसे लिखो साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द बॉल. क्लोजिंग ऑफ द बॉल. बॉल हाँ बॉल. जब बॉल क्लोज होते हैं तो क्या आता है साउंड. और जो साउंड का आवाज होता है वो क्या होता है लब डब. ठीक है लब डब. अरे आप तो वो ये वाला ये वाला भी और इसके बाद क्या आता है डब. सही है. ये साउंड होती है. एक बात और सुनो. एक जो डब आवाज आती है उसका किससे आती है जब क्लोज होते हैं तुम्हारे कौन से वाले ट्राई कस्पिड और बाई कस्पिड. कौन से बेटा ट्राई एंड बाई कस्पिड. और ये डब आवाज पता है कब आती है जब क्लोज होते हैं किसके बाद सेमी क्लोज. ऐसे लिखा है देखो ऐसे ये क्या लिखा है ये लिखा है लब डब. तो ये तो नहीं आया खाली है बेटा. देखो सामने से ये ट्राई एंड बाई कस्पिड इसके क्लोजिंग होने से ठीक है. और ये सेमिनर वॉल के साथ ही चला हुआ है. ठीक है. तो ये साउंड ऑफ द हार्ट हो गया. ऐसे लिखो. ये सेमिलर वॉल की क्या होती है. जब सेमिनर वॉल क्लोज होते हैं तो आती है आवाज और जब बोलते हैं तो आती है. देखिए. अच्छा ये बताओ जो हार्ट की साउंड बीट होती है साउंड होता है उसको बेटा डिटेक्ट कैसे किया जाता है स्टेथोस्कोप द्वारा. किसके द्वारा स्टेथोस्कोप. डॉक्टर लगाते हैं. तो पहले ये देखो इसको वाले पढ़ लो. देखिए ये बेटा थोड़ा मिटा दे रहा हूँ मैं मिटा दूँ. ये देख लिया. चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो साउंड ऑफ द हार्ट. साउंड ऑफ द हार्ट is detected with the sound of the heart is detected with the help of stethoscope. किस तरह लिखा था बेटा
अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक जो साइन होता है, डॉक्टर जो आवाज होता है वो क्या सुनते हैं, जिससे आपकी कोई बॉडी की डिजीज पता लगती है, इसलिए जो सुनते हैं। तो ये एक डॉक्टर के लिए क्या है, साइन है किसका, क्लिनिकल डायग्नोस होता है पहचान करने का कि कोई डिजीज है या नहीं है। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा क्या, ब्लड प्रेशर नाम बीपी समझ जाते हैं वो लोग आवाज सुन के। सर बीपी आवाज सुन के नहीं पता चलता है। थोड़ा बहुत आवाज नहीं आती सर उससे बीपी थोड़ी चेक होता है। अरे वो तो मुझे पता है, नहीं पता है, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ चीज समझ जाते हैं ये आवाज। अरे बेटा देखो हो गया सर। देखो साउंड ऑफ द हार्ट, देखा बेटा नेक्स्ट पॉइंट, साउंड ऑफ द हार्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, साउंड ऑफ द हार्ट आर यूज्ड इन clinical diagnostic significance, clinical diagnostic significance। कोई डॉक्टर तो ऐसे होते हैं, अगर आपका पेट में दर्द हो रहा है तब भी वो ये लगा देते हैं और उससे देखते हैं गाँव में देखते हैं, वो तो एक बार देखते हैं। आप अगर आप ये कह दो कि मुझे डायरिया होगी तब वो लगा देगा, ऐसा होता नहीं होता है हमें तो नहीं देगा क्या? हाँ मुरलीधर डॉक्टर है। अरे ये भी डॉक्टर है, लेकिन यहाँ भी वो कल आएगा हमारा डॉक्टर, अभी एडमिट करेगा तो अच्छा डॉक्टर है, देख लिया। चलो सही है बेटा, ये क्लियर हुआ आपको? बात है मतलब आपको कार्डियक साइकिल और हार्ट ऑफ द साउंड क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हुआ बेटा? कार्डियक साइकिल का मैंने टेम्परेचर लिखवा दिया आपको, सारे चैम्बर का, और कार्डियक साइकिल का टेम्परेचर कितना होता है 0.8 सेकंड। अगर अलग अलग चैम्बर का टाइम देखें तो कितना आएगा 1.6। ठीक है, क्लियर हुआ जरा? अब आप लोग बेटा हेड डालो हार्ट बीट। हेड डालो हार्ट बीट, इसमें हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारी बॉडी की ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, दिल्ली को, दिल्ली की कहते हैं। सर मैं एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ती हूँ। बात है तो दिल्ली की कहते हैं। एक्स्ट्रा अरे ऐसे लोग हैं गाँव गाँव में, हाँ तो स्टूडेंट दिल्ली बोलते हैं, हाँ तो स्टूडेंट को बोलते हैं, ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं आरबीसी का, और जहाँ तक ब्लड बैंकिंग बोलते हैं डिसिप्लिन के लिए। तुमने नाम दिल्ली कहाँ पढ़ लिया? डिसिप्लिन को तो वो बोलते हैं ना, हाँ वो बोलते हैं, हैं? ऑप्शन दिल्ली लिखा था, दिल्ली का था ये बताइए, अरे होती है बेटा, होती है, मैंने भी नाम बना के दी, क्या करें दिल्ली, दिल्ली अरे हाँ सही करा, दिल्ली होती है। अरे दिल्ली मतलब तुम कह रही दिल्ली वही दिल्ली बात, तो वो बच्चे भी यही कह रहे हैं। और चलो अगले देखो बेटा, आप भी बात नहीं करते, आप लोग काम कर रहे हैं। अब हार्ट डालो, हार्ट बीट। सर डाल लिया है नहीं। अच्छा हार्ट बीट क्या होती है बेटा? आप बातें बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है बेटा? शांत रहो। हार्ट बीट बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। तो लिखना आता है पॉइंट, देखो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिथमिक लगातार RYTHMIC, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन,
of the heart contraction and relaxation of the heart known as heartbeat. क्या बोलते हैं बेटा इसको? अच्छा एक बार बताओ बेटा, हार्टबीट और पल्स में क्या डिफरेंस होता है? पल्स आपने नाम सुना होगा, पल्स। हाँ, पल्स क्या होता है? बेटा आपको हर क्या हो गया? पल्स रेट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन हार्ट के विद रिस्पेक्ट टू द आर्टरी। क्या होता है? जब हम आर्टरी के क्या होते हैं पल्स, वहां पे हाई करना पल्स। मैं कह रहा हूं पल्स क्या होते हैं, आपको करंट आओगी? बोलिए सर। पल्स में लिखना बेटा, देखो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन आप कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए नहीं पाऊंगा। देखो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी with respect the heartbeat known as pulse ठीक है? with respect the heartbeat known as pulse ठीक है? और बेटा ये जो पल्स मेजर की जाती है वो क्या है, कहाँ पे कौन सा आदमी जाती है? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। वहाँ पे नेट पॉइंट हाँ नेट पॉइंट। देखो पल्स रेट मेजर विद द हेल्प ऑफ, और आर्टरी को बोलते हैं रेडियल आर्टरी। क्या बोलते हैं? रेडियल आर्टरी। देखो पल्स रेट मेजर with the help of radial artery of the left arm. With the help of radial artery लिया of the left arm। आप लोग लेफ्ट आर्म अगर यही तो यहाँ पे नहीं जाती है, ठीक है? हाँ यहाँ भी होती है, लेकिन हम यहाँ लेफ्ट आर्म लगा क्या करूँगा? यहाँ पे भी रखी होती है, लेफ्ट आर्म ज्यादा अच्छा। आप लोग इसका अपना दिख रहा है, ये पल्स रेट दिख रहा है, बस हो रही है, देखो हो रही है बन के रखो बेटा। क्लियर हुआ? अब आप लोग हेड डालो रेट ऑफ हार्टबीट। देखो आपको पता रहने चाहिए हार्टबीट पता है आपको कितना होता है? क्या 72 एवरेज, ठीक है? अच्छा अगर चिल्ड्रंस के ऊपर जाए तो कितना आएगा पता है? बच्चों का आता है 130 से 140 हार्टबीट होती है, जो चिल्ड्रन होते हैं छोटे छोटे। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हार्टबीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा साइज ऑफ एनिमल। अगर एनिमल का साइज बहुत ज्यादा है तो हार्टबीट क्या होती है? कम होती है, और साइज बहुत छोटा है तो हार्टबीट क्या होती है? ज्यादा। जैसे आपने चिल्ड्रन देखे जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसकी तो 130 से 40 से 50 तक आती है, 160 तक भी आ जाती है। तो आप लोग अगर ना बताओ तो आप लोग एक चिल्ड्रन देखो चिल्ड्रन का लिखना 130 से 40 पर मिनट। चिल्ड्रन मतलब बच्चों में, हाँ चिल्ड्रन कितनी होती है चिल्ड्रन? 130 से 140 पर मिनट। आप लोग ऐसे लिख सकते हो बेटा, रेट ऑफ हार्टबीट इनवर्सली होती है किसकी? साइड ऑफ बॉडी। अगर बॉडी का साइज बहुत बड़ा है तो हार्टबीट बहुत कम होती है, और अगर साइज बहुत छोटा है तो हार्टबीट ज्यादा होती है। देख लो अगर ना बताओ क्लियर? क्लियर? अब हम
आप लोग हेडिंग डालो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी कि रेट ऑफ हार्ट बीट को कौन से फैक्टर होते हैं क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं। तो हेडिंग डालो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ हार्ट बीट, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ हार्ट बीट। बेटा मैं हर एक बात दोहरा रहा हूं, कोई सा गलत उत्तर देना आ जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ हार्ट बीट, ये आपको लिखा हुआ नहीं, कोई किताब का जैसा। तो आप लोग बताओ रेट ऑफ हार्ट बीट को कौन कौन अफेक्ट करते हैं। तो आप लोग ऐसा लिखो, पहले लिखना आप हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट लिखिए। इसके बाद जो चीज डायरेक्टली में और डायरेक्टली लिखना, और जो चीज इनवर्सली में वो इनवर्सली लिखना, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कौन से हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इनवर्सली होते हैं, ठीक है। तो देखो पहले लिखो रेट ऑफ हार्ट बीट, ऐसे लिखो रेट ऑफ हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट लिख लिया। अब जो चीज में डायरेक्टली में लिखो वो आप डायरेक्टली ऐसे लिख देना, और जो इनवर्सली में वो बन रही है करना, ठीक है। तो देखो पहले डायरेक्टली लिखो रेट ऑफ हार्ट बीट के डायरेक्टली लिखो एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, क्या लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। अब पहला लिखा है वैसे देखो एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। अब इसके नीचे बोलूंगा ये बनाते हैं ना अंदर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी ज्यादा है तो हार्ट बीट क्या होगी ज्यादा, सही है। इसके बाद डायरेक्टली लिखो बेटा, देखो बीएमआर, बीएमआर का मतलब क्या होता है बीएमडब्ल्यू, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। ये बच्चे को मजा देता है बीएमआर लिखिए बेटा। इसके बाद डायरेक्टली लिखो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड डायरेक्टली एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जब आप हाइट पे जाते हो, ऊंचाई पे जाते हो तो क्या होता है आपका हार्ट बीट बढ़ता है, सही है। आप पहाड़ों पे जाओगे तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। इसके बाद डायरेक्टली देखो टेम्परेचर, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी क्या होगा हार्ट बीट इंक्रीज होगा। टेम्परेचर देख लिया। इसके बाद डायरेक्टली लिखो एसएनएस, इसका मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो क्या करता है हार्ट बीट को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। एसएनएस जिसका मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो जो एसएनएस वाला पार्ट होता है वो हार्ट बीट इंक्रीज करवाता है, और जो पीएसएनएस वाला पार्ट होता है वो हार्ट बीट डिक्रीज करवाता है, क्लियर। तो डायरेक्टली क्या लिखा आपने एसएनएस, ठीक है। अभी आप लोग एसएनएस लिख लो, बाद में मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तब आप लिखोगे एसएनएस, ठीक है। और इनवर्सली लिख लो पीएसएनएस, क्या लिख लो पीएसएनएस, इसका मतलब पता है क्या होता है पीएसएनएस का, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है तो क्या होता है हार्ट बीट डिक्रीज होती है, कम होती है, ठीक है। और एसएनएस क्या करता है हार्ट बीट को बढ़ाता है, देख लिया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट को डायरेक्टली लो कैल्शियम आयन, डायरेक्टली लो डायरेक्टली, देख लिया। इसके बाद बेटा इनवर्सली लिखो पोटेशियम आयन, देख लिया। तो आप लोग ये बताओ, आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि कौन कौन से फैक्टर क्या कर रहे हैं अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन हार्ट बीट को इंक्रीज कर रहा है, कौन कौन कम। अच्छा एक बार बताओ, एक्साइटमेंट होती है तो हार्ट बीट इंक्रीज होती है डिक्रीज, तो डायरेक्टली में एक्साइटमेंट भी होगा, एक्साइटमेंट आपने और दिया है। और बेटा एक बात और बताओ, अगर कोई सडन शॉक होता है तो हार्ट बीट क्या होती है डिक्रीज, तो इनवर्सली लिख लो सडन शॉक। सडन शॉक का मतलब होता है एकदम कुछ हमारे पास फोन आ जाए, ऐसा होता है, और आपको शॉक लग जाए तो वो सडन फंक्शन ना वो होगा, उस एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है मतलब खुशी हो ये सब, और सडन शॉक का मतलब आप एकदम शॉकिंग पड़ जाओ, ऐसा हो सकता है। देखिए बेटा, तो इन्वर्सली करेगा हमने सडन शॉक, क्लियर।
अच्छा एक बताओ, अक्सर अगर हम करते हैं तो हार्ट की होती है, ये तो सब अपनी बात है, और एक्टिविटी अपनी बॉडी में आया सही है। तो बेटा ये तो हमको फैक्टर कटिंग क्लियर हो गया, कौन हार्ट बीट को इंक्रीज कर रहा है, कौन डिक्रीज कर रहा है, क्लियर हुआ। चलो अब आपको ये हेड डालो स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम स्टॉप रुक जाओ स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम ISTR। बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, देखो जो वेंट्रिकल होते हैं उनके द्वारा एक हार्ट बीट में निकला हुआ ब्लड, एक बार में निकला हुआ ब्लड कितना आता है 75 ml, कितना होता है 75 ml, ठीक है। तो इससे आपका कार्डियक आउटपुट निकल आता है, क्या निकल आता है कार्डियक आउटपुट। तो एक बार बताओ बेटा, अगर ये स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 75 ml होता है, कितना होता है 75 ml होता है, और कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट में हार्ट से निकला हुआ ब्लड। तो अगर मैं ऐसे कह दूं कार्डियक आउटपुट का मतलब 75 हो गया, और 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है 72 बार, तो 75 × 72 कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है 54। इसका मतलब ये हुआ 1 मिनट में हमारा हार्ट पूरा ब्लड को करता है, पंप कर देता है एक बार, ठीक है। क्या हुआ हमारी बॉडी में कितने ब्लड होगा 54। तो आप लोग पहले तो स्ट्रोक वॉल्यूम लिख लिया, एक पॉइंट लिखो पहले ये देखो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ ब्लड, स्ट्रोक वॉल्यूम में है, देखो वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट कम्स आउट फ्रॉम द each ventricle और लिखना, और फ्रॉम द हार्ट पर हार्ट बीट, क्या बनेगा पर हार्ट बीट, पर हार्ट बीट। तो एक हार्ट बीट यानी कि ऐसे बोल सकते हो एक बार में वेंट्रिकल द्वारा निकला हुआ ब्लड कितना होता है 75 ml। तो आप लोग स्ट्रोक वॉल्यूम करके ऐसे लिख लो 75 ml, लिख लो ऊपर वाला ये लिख दिया, ये वो इसके बाद हेडिंग डालना कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट निकलता है, वो निकलता है पर मिनट, क्या निकलता है पर मिनट। ये लिखने के बाद आपको है क्या, तो कार्डियक आउटपुट, अभी ये मत लिखा जो मैंने लिखा ये खाली कार्डियक आउटपुट, क्या लिखा कार्डियक आउटपुट, ये वाला लिख लिया। तो इसमें लिखना देखो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, volume of blood that comes out from the heart, that comes out from the heart, that comes out from the heart, from the heart per minute is known as cardiac output, is known as cardiac आउटपुट। तो आप लोग ऐसे लिखना, देखो कार्डियक आउटपुट, क्लियर। इसके बाद देखो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू क्या लिखना है हार्ट बीट पर मिनट, सही है। तो आप लोग इसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है बेटा 75 इंटू ये कितना है 72 बार, सही है, हार्ट बीट है, सही है। और ये क्या है ml, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ 5400 ml पर मिनट, ऐसा सही है। तो आपको कार्डियक आउटपुट निकलता है, कार्डियक आउटपुट निकलता है पर मिनट, ठीक है।
तो नहीं बोल सकते कि 1 मिनट में हमारा पूरी बॉडी का ब्लड एक बार हार्ट से क्या होता है, पंप हो जाता है, ठीक है। तो वो लगाओगे कितना मिनट होता है, 54 का। अब आप लोग एक चीज और लिखो, एनसीईआरटी में ना 70 ml लिखा हुआ है, कितना 70 चलो वो सही बात है, 5000 में आ जाएगा। फिर भी तो ये वाली वैल्यू नहीं लेकिन आपको चाहिए ये वाला ध्यान रखना जो मैंने लिखा है। एनसीईआरटी। अरे वो गलत है, इसको वाले बेटा। अब एक बात और समझे, मैंने ऐसे बहुत सारी गलत कर दी बेटा। इधर देखो मैं क्या करूंगा, ए सर ये तो एनसीईआरटी को फॉलो करता है एनडीए। अरे करता है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो ये वाला लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, यही तो पूछना है। चलो तैयार है, दोनों चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ, अब बेटा एक बात बताओ, अगर आपसे ये पूछ रहा है कि हमारे जो हार्ट होता है उसके द्वारा ब्लड पंप होता है, लेकिन वो कौन से ऑर्गन के लिए कितना जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक ब्लैक पेन से पढ़ने का मतलब देखो, परसेंटेज ऑफ कार्डियक आउटपुट, देखो परसेंटेज ऑफ कार्डियक आउटपुट, परसेंटेज ऑफ कार्डियक आउटपुट goes to the different body part, goes to the, देखो percentage of cardiac output, Goes to the percentage of cardiac output goes to the different body part, goes यहाँ वही ये हो गया ऐसा, ठीक है, different body part, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हार्ट, हार्ट के अगले डेथ लगाओ, देखो 10%। अरे आपको कैसे लिखो, पहले देखो हार्ट, इसके बाद ब्रेन, इसके बाद किडनी, इसके बाद तुम देखो किडनी के बाद देखो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके बाद देखो अदर। तो हार्ट में आता है कितना 10%, इसमें आता है 15, इसमें आता है 20, और डाइजेस्टिव में 25 और इधर 30। देखिए हो गए 100%, ठीक है। इसका हम लोग ट्रिक मालूम है, ऐसे ऐसे आपको भूल जाता है कि बताओ ब्रेन के लिए, किडनी के लिए जाता है, किडनी के लिए जाता है, टोटल ब्लड का 1/5 जाता है, यानी कि 20% जाता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक होता है हमारी ब्रेन का डॉक्टर अलग, और वो है ही 10-15 कोई 20-25, ठीक है। ऐसे हम मीटिंग में क्या मीटिंग टाइप की बोल रहा हूँ। अरे ये किसी कंपनी में गया होगा, तो मीटिंग का नाम तो बता दो क्या है, पार्टी ये बता देना, एक बार बताओ बेटा, ये लिया आप लोगों ने, ये लिया आप लोग। बेटा ये तो एक लिखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी आपने देखा है, आप हॉस्पिटल में हो, देखा है, मॉनिटर पे चलता है, अब ऐसे रिपोर्ट वगैरह की जाती है ईसीजी की, इलेक्ट्रोकार्डियो, जब किसी को हार्ट वगैरह की सही है। तो इसे कल पढ़ने के लिए सही है जी सर, सही है। ए अभी भी उनको मतलब प्रेजेंट लगवा दो, ईसीजी के बारे में कल पढ़ा, और आपका कल मतलब जब